नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर हम हर दिन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यहां पर सिर्फ हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, इन क्वेश्चंस में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं कि आगे आने वाले सालों में उस ऑप्शन से कैसे कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो इनडायरेक्टली हम हर 10 क्वेश्चन को, हर दिन हर 10 क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो आज है इसका डे नंबर 8। आज से पहले डे 1 से डे 7 तक हम 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। और हम कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज थोड़ा सा गला खराब है, बट फिर भी मंडे को आपको क्लास देनी है, तो इस वजह से आज क्लास रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी। अब देखो, यहां पे दिया गया है द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स। कौन सी टाइप की ज्यूरिसडिक्शन है? तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि हम कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं? 2014 का। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, पर 2014 का ये 71st क्वेश्चन है। अब अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो वो 1.25 पे कर ले, या तो स्पीड को, या तो 1.5 पे कर ले। ठीक है, देखिए, अब ये जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को तो वही रहने दो, है ना। इसका आंसर आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की जिस भी टाइप की ज्यूरिसडिक्शन है, चाहे वो एडवाइजरी हो, अपीलिएट हो, ओरिजिनल हो या रिट ज्यूरिसडिक्शन हो, हमें उसके बारे में डिटेल्ड तरीके से पता होना चाहिए। हमें उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसकी एक ज्यूरिसडिक्शन उठाई और उसमें से एक स्टेटमेंट डाल के दे दी। अब देखो, बहुत सारे लोग आप में से उन्हें पता होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसे डिसाइड करने की पावर जो है वो उनकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। बट क्या सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या क्या एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, क्या अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन है, क्या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, और क्या रिट ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले सालों में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि 2026 में, 2027 में अपीलिएट और एडवाइजरी से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो इसलिए हम एक 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 करके चारों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अब देखिए, अगर कभी भी सेंटर या फिर किसी भी स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। अगर किन्हीं भी दो स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट होता है तो उसे डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी दो स्टेट्स या फिर सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे भी कौन करता है डिसाइड? सुप्रीम कोर्ट। ये इनकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये एडवाइजरी में, बट एडवाइजरी में नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है किसमें, कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द यूनियन गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ भी लिख सकते हो, एंड वन और मोर स्टेट्स, और बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। इसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। सेकंड क्या है? अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉ के ऊपर या किसी फैक्ट के ऊपर या किसी भी लीगल राइट के ऊपर, तो उस केस में जो भी डिसीजन होगा वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो मैं ऐसे करके लिखवा देता हूं आपको, केसेस इन्वॉल्विंग
क्वेश्चन ऑफ लॉ, QUES, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और लीगल राइट्स, ये सारी पावर, इस पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो पावर क्या है, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड पता होने चाहिए। सेकंड, अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, एक मिनट ऐसे कर देता हूं, अलग दिखेगा। अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन में आपको खुद ही यहां पे क्या दिख रहा होगा, अपील। आपको क्या दिख रहा होगा, अपील। तो इसलिए आपको याद रखना है, अगर कभी भी सुप्रीम कोर्ट को कोई लोअर कोर्ट अपील करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, इसमें इसी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट अपने ही गिवन जजमेंट को रिव्यू भी कर सकता है। तो दो चीजें हैं, मैं यहां पे लिखवाता हूं, अथॉरिटी, अथॉरिटी टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। अब देखो ये जो डिसीजंस है ना, मैं पेन चेंज करता हूं और यहां पे लिखवाता हूं, ये जो अपील्स है ये किस किस केस में हो सकती है, आपको याद रखना है। चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो ऑफ हाई कोर्ट या फिर कोई भी अदर कोर्ट। ठीक है, जैसे लिख देता हूं लोअर कोर्ट। ओके, एक और पावर अभी मैंने आपको बताई, इधर लिख देता हूं, वो कौन सी थी, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल हो गया, अपीलिएट हो गया, अब एडवाइजरी पे चलते हैं। ठीक है, जो ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, इसमें एडवाइज करने की पावर होती है। तो सुप्रीम कोर्ट किसको एडवाइज करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइज करता है जब भी कोई क्वेश्चन आता है लॉ पर या किसी फैक्ट पर या फिर कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिक इंपॉर्टेंस, जिसकी पब्लिक इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, पावर ऑफ, पावर टू एडवाइस, ये वाला एडवाइस, SC वाला एडवाइस, एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, लास्ट, रिट ज्यूरिसडिक्शन। ये तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 32 में, रिट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, जो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं वो आर्टिकल नंबर 32 में दी गई है।
अब जरा आप मुझे अभी वीडियो को पॉज कर कर एक बार कमेंट करके बताना कि सेम रिट ज्यूरिसडिक्शन की जो पावर है वो हाई कोर्ट के लिए कौन से आर्टिकल में है, आप मुझे बताएंगे। अभी आप पॉज करके मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, हमेशा याद रखना कि हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा वाइड है। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखना हमेशा कि हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा वाइड है। ठीक है, जब रिट ज्यूरिसडिक्शन का आगे क्वेश्चन आएगा, जो आगे आने वाले सालों में आएगा, तो वहां पर मैं आपको डिटेल में हर एक रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताऊंगा। अभी बता देता हूं कि कौन कौन सी रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है। 5 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। सेकंड है मैंडेमस। फोर्थ है प्रोहिबिशन, ओ सॉरी, थर्ड है प्रोहिबिशन। ठीक है। फोर्थ है सर्चरी। एंड फिफ्थ है को वारंटो। बाय व्हाट वारंट। ठीक है, तो मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा आर्टिकल है। तो इतनी ही चीजें थी जो इस क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी, जो आगे आपसे पूछी जा सकती है। रिट ज्यूरिसडिक्शन का आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उस क्लास में आपको डिटेल्ड में सिर्फ रिट ज्यूरिसडिक्शन ही बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ इसे समझाने के लिए ही आधा घंटा और लगेगा। ओके, अब देखो क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है सेंटर या स्टेट के बीच में, या दो स्टेट्स के बीच में, या दो से ज्यादा स्टेट्स और सेंटर के बीच में, तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है और उनकी वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं और फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स या फिर फिनोमेना, और बोला गया है इनमें से कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, आपको हमें बताना है। अब देखो, अगर आपको इन 3 प्रोसेस के बारे में पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगर नहीं भी पता तो कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस तो एग्जाम में ऐसे होते हैं जो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। अब इस वर्ड को अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रांस और जेनिक्स मतलब क्या हो रहा है। किसी भी दो अलग अलग जीन्स को मिलाया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अभी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, पर ऐसा ऐसा कुछ मतलब कि हमें वर्ड से समझ में आ रहा है। आप हमेशा ऐसे ही तोड़ना उन टर्म्स को। हमेशा ऐसी ही टर्म्स आती है जिन्हें तोड़ के मीनिंग बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक से आपको ये समझ में आया, कहीं ना कहीं जीन्स को तोड़ के या फिर किसी दो अलग अलग जीन्स को जोड़ा जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब आप इधर आओ पहले क्वेश्चन में, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन अ फ्रूट, क्या ये इस टेक्निक से जुड़ा हुआ है? यार बडिंग और ग्राफ्टिंग होता क्या है? बडिंग, मैंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको बताया था लास्ट क्लास में, तब मैंने समझाया था कि अगर कोई भी बड इस तरीके से निकली है तो उसे आर्टिफिशियली कट कर कर या फिर नेचुरली वो खुद गिरकर ग्रो हो जाए, तो वो क्या है, वो बडिंग प्रोसेस है। ठीक है, या फिर किसी और की बड किसी और में लगा दो। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा जो स्कायन है वो लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जीन्स का क्या रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है कि दो अलग अलग प्लांट के जीन्स को जोड़ा जा रहा है, या ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करी जा रही यहाँ पे। तो हमेशा याद रखो, यहाँ तो जीन्स का कोई मतलब ही नहीं था ना, और अगर यहाँ पे नहीं था तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। फिर आओ यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। देखो, कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, तो जीन लेवल की बात कर रहे हैं वो, है ना, एक सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो हाँ ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है। फिर उसके बाद आता है जीन साइलेंसिंग।
देखो सामने सामने आपको दिख रहा है कि ये टेक्निक्स बिल्कुल क्या कर रही है, बिल्कुल मेल खा रही है। ठीक है, तो यहां से क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं वहां पे अगर आपको नहीं पता ना टर्म, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप वहां पे कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हर एक डेफिनेशन, हर एक चीज मैं अभी समझाऊंगा, पर मैं आपको सिर्फ ये अभी बता रहा हूं कि कैसे आप वहां पर तोड़ मरोड़ के आंसर्स को निकाल सकते हो, क्योंकि कोई भी प्योर नॉलेज के साथ नहीं जाता। एंड यही रीजन है कि 50% से भी कम कट ऑफ जाती है, क्योंकि सब कुछ आपको नहीं आ सकता, पर जो भी चीज आप निकाल सकते हैं वो तो निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जीन साइलेंसिंग कहीं ना, पता है यहाँ भी जीन की बात हो रही है, यहाँ भी जीन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, यहां से आप निकाल सकते थे 2 3 आंसर, क्योंकि नन होना नहीं था। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों जो टेक्निक्स हैं, उन इट इज यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। इन दोनों टेक्निक्स को यूज करके ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाई जाती है। अब क्वेश्चन ये, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है क्या? ठीक है, ऐसी क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, जिनके अंदर फॉरेन जीन्स होते हैं। समझे? इंग्लिश में लिखवाता हूं अब। क्रॉप्स दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड दैट हैव अ फॉरेन जीन inserted into their genome। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको ना, अगर ये डेफिनेशन नहीं भी पता होती, तो भी आप देखो तोड़ मरोड़ के आप 90% डेफिनेशन को आपने अचीव कर लिया था। तो वहां पर अगर कोई भी आपको वर्ड नहीं पता है, तो उसे तोड़ने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो, वैसे तो पिछले भी क्लास में मैंने बताया था, बट यहाँ पे भी देख लो। ये जो होता है ना, ये ग्राफ्टिंग मैंने बताया, ऊपर क्या दिया गया था फर्स्ट ऑप्शन में, वहां पे दिया गया था बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, ये जो स्कायन है, ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, ये जो स्कायन है, इस पूरे को दूसरे में जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे कोई जीन लेवल पे काम नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ दो क्या है कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स है, उन्हें जोड़ा जा रहा है। बडिंग में भी ऐसी होता है, बडिंग में बर्ड्स को एक दूसरे से जोड़ा जाता है या फिर अलग से उगा लिया जाता है, वो बडिंग है, बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन क्या है, यहाँ पे जीन लेवल पे कोई काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, इस वजह से उसका ऑप्शन जो ए है वो गलत था, और बाकी राइट आंसर क्या है, 2 and 3। तो इसीलिए अगर आपको कुछ नहीं भी पता है ना, तो भी प्लीज वहां पर जाकर टर्म्स को तोड़ने की कोशिश करना। और देखो, ये आप रोज सीख सकते हो। जो आप 1 महीने पहले एग्जाम से 1 महीने पहले सारे के सारे प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, उससे ये सारी चीजें नहीं आ सकती। जब आप रोज वर्क करोगे, रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तभी आप इन चीजों को समझ सकते हो और अप्लाई करके देख सकते हो, जब भी आप कोई भी टेस्ट पेपर देते हो या टेस्ट सीरीज देते हो। ठीक है, आओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, इस क्वेश्चन में लिखा है, मेज कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूं, उसे देखते रहना। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी अ फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल। अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज। अब देखो, मैंने आपको बोला था, जब भी, अब हर क्लास में एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ रहा है और हर क्लास में सेम बात बोलता हूं, एनवायरनमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, जब भी कोई जनरल स्टेटमेंट है, करेक्ट मानो, जब तक उसमें कोई डेटा नहीं दिया, या फिर उस जर्नल स्टेटमेंट को किसी ना किसी तरीके से एक्सट्रीम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आप समझ जाना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि 99% चांसेस है कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है। अब कोई डेटा ऐसा हो कि जो आपको पता ही है कि करेक्ट होगा, ठीक है, तो उस पे तो फिर वो एक्सेप्शन है। बट मैं बोल रहा हूं कि मेजरली आप देखोगे कि वो स्टेटमेंट गलत होती है। अब ये स्टेटमेंट कितनी
कितनी आसान, कितनी जर्नल है कि मेज को आप यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। क्यों नहीं कर सकते? अगर एक भी आदमी कल करके आ गया ये काम और यूपीएससी ने स्टेटमेंट को गलत माना होगा, तो क्या हो जाएगा? वो तो केस कर देगा। तो इसीलिए यूपीएससी ऐसी ही स्टेटमेंट्स बनाती है और इसी तरीके से अपनी आंसर की देती है जहां पर कोई भी उसे क्वेश्चन ना कर पाए। तो ये कितना आसान है, मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। ठीक है। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन भी किया जा सकता है। हाँ भाई, एक आदमी भी कर रहा है तो किया जा सकता है। ठीक है। कैन बी अ फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल, बिल्कुल सही है। अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना, हर जगह कैन दिया है कि करा जा सकता है। अब अगर किसी तरीके से इस स्टेटमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को अगर वो एक्सट्रीम बनाते जर्नल से, तो हम उसको गलत मानते। इधर बहुत ही जर्नल स्टेटमेंट्स है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स यूजुअली करेक्ट ही होती हैं और इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि अब अगर आप ये पढ़ने जाएंगे कि अच्छा मेज के क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे यूज किया जाता है, भाई नहीं आएगा। अगर आएगा तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट आएगी। कौन सा ऑयल है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है बायोडीजल के लिए, भाई नहीं पढ़ना। आप सब कुछ नहीं कर सकते, इसे समझ लो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जब भी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन मिले तो आपको ये दोनों चीजें देखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, एक चीज यार, डे नंबर 2 में या डे नंबर 3 में एक क्लास हुई थी जहां पर आर्टिक ओशन से रिलेटेड, सॉरी आर्टिक ओशन नहीं, आर्टिक काउंसिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, है ना। वहां पर बस मैंने एक चीज मिस कर दी थी, वो क्या थी वो मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करवा देता हूँ। जो आर्टिक काउंसिल है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। आर्टिक काउंसिल जो है, उसका फॉर्मेशन कब किया गया था, कब उसे स्टैब्लिश किया गया था, जो मैं चीजें बता चुका हूं वो भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये, जो स्टैब्लिश करी गई थी 1996 में। ठीक है। किस लिए करी गई थी, इसे स्टैब्लिश क्यों किया गया था? ताकि कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। कहाँ पे? आर्टिक रीजन में। आर्टिक रीजन में। ठीक है, मैं वहां पे सब समझा चुका हूँ। बट जो मैं मिस कर गया था, जो मुझसे गलती हो गई थी, मैं वो यहाँ पर ठीक कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो 8 कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट है। मैं वो एट कंट्रीज में मैंने आइलैंड मिस कर दिया था, आइसलैंड मिस कर दिया था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी है। एक है कनाडा, कनाडा, यूएसए, रशिया। फिर 3 कंट्रीज जो साथ में कौन कौन सी है, फिनलैंड, नॉर्वे। ठीक है। और हमारी तीसरी कंट्रीज कौन सी है साथ में, स्वीडन। ठीक है। उसके बाद जो है डेनमार्क। ठीक है। डेनमार्क के साथ 1 2 3 4 5 6 7 और आइसलैंड। ठीक है। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये पार्ट है किसका, आर्टिक काउंसिल का। कौन कौन सी है? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूएस। है ना, सब लिख दिए ना। कनाडा, यूएसए, रशिया, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। हाँ जी, 8। तो मैंने बस यहीं पर जो है वो गलती करी थी कि मैंने आइसलैंड वहां पर इंक्लूड नहीं किया था। तो आप याद रखना कि आइसलैंड भी है। ठीक है। वैसे मैंने वहां पर उस वीडियो के नीचे कमेंट करके वो चीज एक्नॉलेज कर ली थी, मैंने वहां पे बता दिया था, बट फिर भी मुझे लगा कि जिसने वो कमेंट नहीं देखा होगा उसको एटलीस्ट पता चल जाए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस है, ये बायो के क्वेश्चंस है और इतना डीप में कोई पढ़ता नहीं है। और मैंने आपको हमेशा ऐसा बोला है कि आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर अपनी ईगो को साइड में रखो। अगर किसी का मतलब कि पीसीबी बेस नहीं है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं फिजिक्स के बहुत ही टिपिकल, तो अगर ऐसा है तो उस उन चीजों को दिल पे नहीं लेना। बहुत ही
मतलब कि ऐसे करना कि अच्छा नहीं पता, आगे बढ़ते भाई, बहुत क्वेश्चन है करने के लिए, बहुत क्वेश्चन है जो दिमाग लगा के हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो हैं अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं। अब देखो, अगर जिसने बायो पढ़ी है उसे ये पता होगा कि इधर पूछा गया है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स है, इनमें से कौन सा है जो बाकियों की तरह नहीं है, मतलब सेम ऑर्गेनिज्म नहीं है, सेम क्लास का नहीं है। ठीक है, तो देखो, ये जो क्रैब है ये क्या है, ये है क्रस्टासियन। ठीक है, क्रुस्टासियन बोल लो, क्रस्टासियन बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो है। बाकी जो तीनों है, माइट, स्कॉर्पियन और स्पाइडर, ये क्या है, अराक्निड्स। ठीक है, तो अब इसीलिए ये अलग थे। बस अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाना। अब ऐसा मत करना कि हर एक क्लास को पढ़ने जा रहे हो, ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो। एक ओवरव्यू लेना हो तो आप ओवरव्यू ले सकते हो, बट ज्यादा दिल पे इन क्वेश्चंस को नहीं लगाना है। जिनको दिल पे लगाना है उनको मैं आपको बता रहा हूँ, और उनको आपको बहुत अच्छे से समझना भी है। ठीक है, अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये दिल पे लगाने वाला क्वेश्चन है कि अगर नहीं पता है ना तो समझ लो कि तैयारी में कमी है। जैसे कि बोला गया है, किसके पास वो पावर है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके पास वो पावर है, ठीक है, कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो नंबर ऑफ जजेस है उनको इंक्रीज करना है, तो इसकी पावर किसके पास है। ठीक है, ये दोनों तो आप वैसे ही हटा दो, इतनी बड़ी पावर तो वो लॉ कमीशन या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे ही नहीं। लॉ कमीशन का काम क्या है, सिर्फ रिकमेंडेशंस देना। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इतनी बड़ी पावर नहीं होती है। क्वेश्चन आपका यहीं पे फंसता। ठीक है, बट फिर भी अगर आपने पार्लियामेंट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के पास ऐसी बहुत सी पावर्स होती है, जैसे कि वो, जैसे पार्लियामेंट है उसके पास पावर है लॉस को बनाने की। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेक लॉज। बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसे आएगी कि पार्लियामेंट कैन डू दिस, पार्लियामेंट कैन डू दैट, ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट आएगी आगे आने वाले एग्जाम वो पेपर्स में। बट आपको एक ही चीज याद रखनी है भाई, पार्लियामेंट सही में सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकता है। चाहे बाद में सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर एक्ट को खारिज कर दे, पर इनिशियली तो वो काम कर ही सकता है ना, वो लॉज बना ही सकता है। ठीक है, तो इसलिए करना कि कोई भी किसी भी टाइप का लॉ बना सकता है। ठीक है, किसी भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑर्गेनाइज ज्यूरिसडिक्शन, किसी भी कोर्ट की ये पावर है इनके पास। और या फिर मॉडिफाई कर सकता है द पावर्स ऑफ एससी। मैं फिर बोल रहा हूँ, बाद में जाकर कुछ भी हो, जुडिशियल रिव्यू हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, डजेंट मैटर, बट इनिशियली वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसे चीजें आए ना जहां पर कि ये पावर किसके पास है, वो पावर किसके पास है, और आपने नहीं पढ़ी ये चीजें, ठीक है, और आप ऐसा जानना चाह रहे हो कि आप दो क्वेश्चन में फंस चुके हो, तो चूज करना जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, पार्लियामेंट। ठीक है, बट फिर भी मैं ये कहूंगा, नॉलेज इज सुप्रीम। भाई नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, नॉलेज चाहिए। नॉलेज के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स है ना, जैसे आपका हो गया पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैं हिस्ट्री भी कहूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री, देखो एंशंट हिस्ट्री के बहुत वैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई बात नहीं, मिडीवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, प्लस ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, ये जो है भाई, इन ये आपके कोर सब्जेक्ट है, इन्हें तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ भी यहीं से क्लियर होती है। जिसने इन क्वेश्चंस में गलती करी है वही कट ऑफ से बाहर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया था उस टाइम पर, किसी रीजन की वजह से ये रीजन्स जो है ये न्यूज में रहे होंगे, तो वो एक्सपेक्ट करते थे आपको कि आपको पता हो कि जो ट्रेडिशनल साड़ी है या ट्रेडिशनल फैब्रिक है उसकी प्रोडक्शन में कौन कौन से वो जगहें हैं जो फेमस है।
वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ठीक है, तो अब आपको वो सारी प्लेसेस पढ़नी है। एक मिनट बस पानी पी लेता हूँ। आपको सिर्फ वो वाली प्लेसेस पढ़नी है जो करंटली न्यूज में है और किस वजह से न्यूज में है। ठीक है, उसके लिए मैंने मतलब कि काफी काम कर लिया है, और अगले 4 से 5 दिन में आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अक्टूबर से करंट अफेयर्स को स्टार्ट करूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा और आप बोलेंगे तो अक्टूबर से पहले मतलब जून से लेके अक्टूबर की भी करंट अफेयर्स को मैं कुछ टाइम बाद कंप्लीट कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले। बट अभी अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चार पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में आपको पूरी की पूरी महीने की करंट अफेयर्स में करवाऊंगा। ठीक है, थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे अच्छा तरीका है करंट अफेयर्स को करने का, याद भी रहती है चीजें। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको जो राइट आंसर था वो ये था कि ये जो चंदेरी है और कांचीपुरम है, ठीक है, कांचीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और चंदेरी कहाँ पर है? एमपी में। ये दोनों जो जगहें हैं ये ट्रेडिशनल साड़ीज के लिए फेमस है। ठीक है, चंदेरी में जो साड़ी मिलती है वो तो फेमस ही उसी नाम से है, चंदेरी साड़ी। ठीक है, वहीं पे जो कांचीपुरम में है, कांचीपुरम में आपको सिल्क की साड़ी देखने को मिलेगी। सिल्क की साड़ी के लिए फेमस है जगह कांचीपुरम। ठीक है, करनाल जो है आपको पता है कहाँ पे? हरियाणा में है। और ये जो फेमस है, ये इसको हम बोलते हैं कि ये एक मेजर सेंटर है बासमती राइस कल्टीवेशन का। ठीक है, तो अगर आगे आने वाले सालों में कहीं पे फिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और वहां पे करनाल डाला हो, तो आपको याद रखना है कि करनाल किस लिए फेमस है। इट इज अ मेजर सेंटर फॉर बासमती राइस कल्टीवेशन। अब आ जाते हैं इस पे, भाद्राचलम। ठीक है, ये जो भाद्राचलम है ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। तेलंगाना, तेलंगाना में। ठीक है, ये किस लिए फेमस है? तो आपको अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर एक बहुत फेमस टेम्पल है, श्री सीता रामचंद्रा स्वामी टेम्पल। कौन सा है? लिख देता हूं यहाँ पे, फेमस फॉर श्री सीता रामचंद्र रामचंद्र स्वामी टेम्पल। ठीक है, इसके लिए ये जो है भाद्राचलम, ये जगह फेमस है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? 2 और 3। अब क्या है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है? नहीं। जो आज के हमने 10 क्वेश्चंस किए ना, इसमें इसीलिए कुछ समझाने के लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत टिपिकल क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 ही क्वेश्चन अभी तक मिले जिसमें समझाने की जरूरत थी, बाकी सब बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग करके ही नहीं आए, क्योंकि इतना टिपिकल क्वेश्चन है भाई, किसी को नहीं याद। सारे एनएच कौन याद करता रहेगा? कोई भी याद नहीं करता। ठीक है, तो मेन मेन जो एनएच है वो पता होने चाहिए, प्लस जो रोड्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को इतना एक्सट्रीम बना दिया था कि यहाँ पे दिया गया NH4 जो है वो चेन्नई और हैदराबाद में, NH6 मुंबई कोलकाता है, और NH15 अहमदाबाद और जोधपुर है। इतना टिपिकल इस क्वेश्चन को बना दिया था कि आंसर इसका नन है, कि कोई भी सही नहीं। तो मतलब अगर आपको तीनों नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत फेमस हो, फेमस भी नहीं है। तो इस वजह से क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम पर। तो इन तीनों को ही काट देते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं अब कि हमें रोड्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, नेशनल हाईवेज कौन कौन से पता होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ यही ऐसे ही वो क्वेश्चंस है जिनकी वजह से 50% से भी नीचे कट ऑफ जा रही है, यही रीजन है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अगर आपने एनएच देख लिए तो अब भाई साहब सारे एनएच रटने में लगे हैं, नहीं। मेन मेन जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ वो आप याद कर लेना। ठीक है, और रोड्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो याद कर लेना, इतना बहुत। ठीक है,
इतना दिल पे नहीं लगाना, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके ही गलत नहीं होते, मैक्सिमम लोगों के गलत होते हैं। NH4, NH4 जो है वो कहाँ से है, वो है, इधर आएगा नहीं, मेरे को 3 जगह लिखनी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में है माया बंदर से पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से चिरिया टापू, टापू, चिरिया टापू कहाँ पे है ये पूरा, ये जो है ये अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में, ऐसे लिख देता हूँ अंडमान, अंडमान एंड निकोबार में भी अंडमान में है ये, ठीक है। अब देखिए, जो ये NH6 है, जो ये NH6 है, ये कहाँ पे है, जोराबत से आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा पता नहीं, सेलिंग। ये जो जोराबत है, ये कहाँ पर है, ये है मेघालय में, ठीक है, ये है मेघालय में। और ये जो सेलिंग है, ये कहाँ पे है, मिजोरम में। अब NH5, जो NH15, सॉरी, NH15 कहाँ पे है, बेहद, कहाँ पे है ये, असम में। अब आप खुद सोचना, क्या आपको ये पता होंगे, या अगर आपने पढ़ भी लिए सारे तो आपको याद रहेंगे, नहीं रह सकते। वाकरो, ठीक है, ये जो वाकरो है, ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये था, तो बहुत टिपिकल था, कोई बात नहीं। अभी जो आपको पता होना चाहिए ना नेशनल हाईवेज के बारे में, वो ये पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो रोड्स के बारे में, इंडियन रोड्स के बारे में, कि 4 टाइप्स ऑफ रोड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, एक होते हैं नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे, फिर आते हैं स्टेट हाईवेज, फिर उसके बाद क्या आते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और उसके बाद आती हैं रूरल रोड्स। अब वो आपसे कैसे खेल सकते हैं, कहाँ खेल सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। याद रखना, NH जो है ना, सिर्फ 1% पूरे इंडिया की रोड्स को कवर करता है, जो स्टेट हाईवेज है वो 4% को, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो 14% को, और रूरल रोड्स जो है वो 80% ऑफ द टोटल रोड्स ऑफ इंडिया। तो आपसे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये बोल सकते हैं कि द नेशनल हाईवे रोड्स आर मोर इन लेंथ दैन रूरल एरिया रोड्स, ऐसा नहीं है, याद रखना। जो रूरल रोड्स हैं वो 80% लेंथ को कवर करती है, जो हमारी टोटल इंडिया की रोड्स की लेंथ है, ठीक है। तो आपको ये चीज है जो याद रखनी है, एक बेसिक, जो मतलब कि जैसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, जो आपको पता ही होनी चाहिए। प्लस आपको कौन कौन से मेन हाईवेज पता होने चाहिए, नेशनल हाईवेज, जैसे NH44, वो कहाँ से है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। उसके बाद NH27, पोरबंदर टू सिलचर, ठीक है। पोरबंदर आपको पता है गुजरात में, सिलचर आपको पता है कहाँ पे है? असम में, लिख भी देता हूँ। NH48, दिल्ली टू चेन्नई, और लास्ट है NH19, जो आपको पता ही होना चाहिए, दिल्ली टू कोलकाता, ठीक है। ये थी जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रोड्स के बारे में पता होनी चाहिए। बाकी क्योंकि ये एक बार आ चुके हैं, तो एक बार प्लीज इन्हें याद कर लेना, बस NH4, 6 और 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 78th क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। यहां पर दिया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग
इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अब उस साल में किसी रीजन की वजह से ये रहे होंगे न्यूज में, ठीक है, उस साल के हिसाब से। क्या अभी के लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, तो वो इनसे रिलेटेड हम देखेंगे। यहाँ पे बोला गया था ये तीन जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आपको दे रखे हैं, कन्वेंशन है, ट्रीटी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी है जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। अब ऐसा क्वेश्चन आए, आप कंफ्यूज हो, तो पहले आप सिर्फ तीनों ऑप्शंस में से ये देखना कि आप कौन सा इनमें से करेक्ट मान सकते हो। अगर आपने देखा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आपको पता होगा कि कॉम्बैट कर रहे हैं जो हम कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। अगर आपको ये पता होता तो ये करेक्ट हो जाता। ये आपने अपनी बेसिक, जब करंट अफेयर्स कवर करी होगी, सब कुछ कवर किया होगा, तो आपको पता होगा कि ये जो कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, ये एक सोलली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो डायरेक्टली लिंक करता है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, किसके लिए? सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, तो इसीलिए ये डायरेक्टली रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से, जो आपको पता ही होना चाहिए था, ये हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बेसिक, जैसे हम कहते हैं स्टेटमेंट पढ़ी होगी, या जैसे हम कहते हैं कि आपने अगर इसके बेसिक्स पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि ये क्या करता है, ये नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को जिसे हम कहते हैं कंजर्व करता है, ठीक है। तो नेचुरल भी लिखा है ना उसमें, इस वजह से आपको याद रखना था कि ये बायोडाइवर्सिटी को भी, बायोडाइवर्सिटी से भी रिलेटेड है, ठीक है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, तो वही मैं कहता हूं हमेशा, नॉलेज विल ऑलवेज हेल्प, और नॉलेज के हिसाब से ये भी करेक्ट था, ठीक है। बट क्या हमें इतना ही जानना है? नहीं, हमें बहुत कुछ जानना है। जैसे ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ITPP, GRFA, ठीक है। ये कैसी ट्रीटी है? ये लीगली बाइंडिंग है, बाइंडिंग है, ठीक है। दूसरी बात, क्या इंडिया साइनेटरी है इसका? इंडिया ने साइन किया है इस ट्रीटी को? बिल्कुल, इंडिया, और ऐसे लिख देता हूं साइन, ठीक है, साइनेटरी है, याद रखना। उसके बाद ये एडॉप्ट किसने करी? आपको याद रखना है, इट वाज एडॉप्टेड बाय FAO, पूरे लिख देता हूं, एडॉप्टेड बाय FAO। जरा FAO की, मुझे अभी पॉज करके वीडियो को FAO की कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म बता दो। FAO इन 2001, ठीक है। ये तीन चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, और इससे भी इंपॉर्टेंट एक बताऊं पॉइंट इससे रिलेटेड, इस ट्रीटी को एक और नाम दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड ट्रीटी। इस ही ट्रीटी को सीड ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब क्योंकि आपसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इन ट्रीटीज के बारे में पता हो, तो इसलिए याद रखना। अरे यार, सीड डबल ई, फिर से लिख दूं क्या? फिर से लिख देता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि बाद में जब आप पढ़ेंगे तब आपको कंफ्यूजन ना हो। सीड ट्रीटी, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ ताकि मिक्स ना हो और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जो हमारा UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, ये वाला जो कन्वेंशन है ना, ये आप याद रखना क्या है, सोल, देखो, ये भी लीगली बाइंडिंग है, पर मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, पूरी जो डेफिनेशन है वो देखना, सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल, INT लिख रहा हूँ इंटरनेशनल के लिए, एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरमेंट एंड
डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को डी भी लिख दूं, चलो पूरा ही लिख देता हूँ। डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। सो लीगली बाइंडिंग किसके लिए? सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ठीक है, इसको जो साइन किया गया था, यहां पे लिख देता हूं ऐसे, इसको जो साइन किया गया था, साइंड, वो किया गया था 1994 में, पर वाज इफेक्टिव, इफेक्टिव इन, या इफेक्टिव फ्रॉम, ठीक है, 1996, ठीक है। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं थर्ड पे, इसके लिए भी पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से लिख देता हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, कि ये कन्वेंशन किसके अंडर है? कन्वेंशन अंडर यूनेस्को, ठीक है। उसके बाद जो आपको चीज याद रखनी है कि कब क्रिएट करी गई थी, इन 1972। उसके बाद जो आपको याद रखनी है कि ये एक ऐसा मिशन है या ऐसा कन्वेंशन है जो कि आइडेंटिफाई करता है, और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोटेक्ट भी करता है पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज है उन्हें, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूं, इट इज अ प्राइमरी मिशन, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, प्राइमरी मिशन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट, या फिर ऐसे लिख देते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो किसके बारे में, इन तीनों कन्वेंशन एंड या फिर इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में। तो प्लीज याद रखना, सी ट्रीटी किसका नाम है आपको पता होना चाहिए, ITPGRFA का नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ आर। अब देखो, जब क्लास वन में मैंने आपको समझाया था कि इस क्लासेस में, सीरीज में हम सेम ट्रिक्स को देखने वाले हैं, है ना, वो ट्रिक्स नहीं जो आपको यूट्यूब पे एग्जाम से पहले बोल दी जाती है कि ये इसे मान के चलो ऐसे ही पेपर क्लियर हो जाएगा। नॉलेज प्लस सेम ट्रिक्स, सेम ट्रिक्स क्या है? वो ट्रिक्स जो हर साल देखी जाती है, सिर्फ 2 साल के पेपर में या 1 साल के पेपर में नहीं, हर साल के पेपर में। तो हर साल के पेपर में एक चीज देखी जाती है, ये फिर से एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। मैंने आपको क्या बोला, जब भी कोई चीज डेटा से भरी हुई ना हो या फिर जर्नल हो, उसे आप सही मानेंगे। जब भी डेटा दिया हो तो कान खड़े हो जाने चाहिए। तो ऐसी एक चीज है, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो ना कि ये काम इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, या ये काम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आता है, और उससे भी बड़ा अगर दो ऑर्गेनाइजेशन दी हो, तो भाई कान खड़े कर लेना अपने, कि क्या ये इसके अंडर होता है या नहीं होता है। क्योंकि 95% ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशंस या फिर वो मिनिस्ट्री गलत दे रखी है, ठीक है। और अनटिल एंड अनलेस अगर आपको दिख रहा हो ना कि उस मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है उससे, और फिर भी वो मिनिस्ट्री दी गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मैंने जो नोटिस किया है कि
वो मिनिस्ट्रीज कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर काम से जुड़ी हुई है, और क्योंकि वो दोनों मिनिस्ट्रीज मेल, और वो काम और वो मिनिस्ट्री मेल नहीं खा रही, तो इस वजह से उस स्टेटमेंट को वहां डाला जाता है और वो करेक्ट होती है। बट अभी जब वो क्वेश्चन आएगा उसे तब देखेंगे। अभी आप याद रखना, कभी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन दी हो या फिर आपको मिनिस्ट्री दी हो, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि क्या यही वो मिनिस्ट्री है या यही वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पर भी ऐसे ही किया गया कि अर्थ आर जो है उसकी जो मिनिस्ट्री है वो यूएनईपी एंड यूनेस्को नहीं है। वो कौन सी है? वो है WWF। ये वो वाला नहीं है रेसलिंग वाला, ये कौन सा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब एक काम कर दो जल्दी से, कि इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को कौन से ईयर में बनाया गया था, ये मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बता दो। थोड़ा काम आप करेंगे और ज्यादा काम मैं करूंगा, तो दोनों को क्या होगा? दोनों को फायदा होगा। ठीक है, अब देखो जरा, अगली जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये दी गई है, इट इज अ मोमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 आवर ऑन अ सर्टेन डे। देखो कितनी जनरल स्टेटमेंट है, ऑन अ सर्टेन डे। बोलने को तो आपको वो बोल देते कि ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, अगर उन्हें बहुत टिपिकल बनाना होता, बट उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने बोला ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर। जनरल स्टेटमेंट है और एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करेक्ट है। It is a movement to raise the awareness about climate change and the need to save planet। कितना जर्नल है, करेक्ट है। अब देखो, अब अर्थ आर समझ लेते क्या होता है। देखो, अर्थ आर WWF लेके आया, उन्होंने क्या बोला कि हर साल सर्टेन डे, वो कौन सा है? लास्ट डे, या फिर ऐसे लिखता हूं, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। तो WWF ने लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को एक ऐसी डेट मानी जब उन्होंने बोला कि वो शाम में 1 घंटे के लिए पूरे वर्ल्ड में, जो भी मतलब इस चीज को मान रहा है, वो अपनी लाइट्स को ऑफ करेंगे। और ऐसा क्यों? ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके, किसको लेके? क्लाइमेट चेंज को लेके। अब क्यों? इसी से कैसे अवेयरनेस फैलेगी? देखो, लोगों को, अभी भी आप गांव देहात में जाओगे तो वहां पर लोगों को नहीं पता क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं। लेकिन जब इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जाएगा, पूरे देश में बोला जाएगा कि अब 1 घंटे के लिए लाइट नहीं जलेगी, तो हर कोई क्वेश्चन पूछेगा, भाई क्यों नहीं जलेगी? तो फिर उनको बताया जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम ही तो ये है कि अभी क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं हो पा रहा। आंसर है या फिर समझाया तो तब जाए जब कोई क्वेश्चन पूछे। तो वो क्वेश्चन रेज करने के लिए ऐसी जो इनिशिएटिव्स हैं या ऐसे जो कैंपेन्स हैं वो चलाए जाते हैं। तो यही कैंपेन कौन लेके आया? WWF। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया? अर्थ आर। पहली बार, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व कहां पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कब किया गया? 2007 में। ठीक है, वहां पे फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, 3 आपको यहाँ पर मतलब कि ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, और बोला गया है कि फूड चेन में इनकी सीक्वेंस क्या होगी, वो आपको बताना है। पानी पी लेता हूं मैं, तब तक आप चारों ऑप्शंस को देख लो और तीनों ऑर्गेनिजम्स को देख लो। देखिए, अब डाई एटम्स अब तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई एग्जाम में, वो यूपीएससी के भी बहुत सारे एग्जाम्स में, पीसीएस में भी, अब बार बार डाई एटम्स को इंक्लूड करने लग गए हैं। ठीक है, जब हम आगे यूपीएससी के पेपर्स देखेंगे आगे आने वाले सालों के, तब भी आपको डाई एटम्स का मतलब कि जिक्र मिलेगा वहां पे। तो अभी आपको ये समझना है कि भाई ये डाई एटम्स क्या है, ठीक है, क्रुस्टैसियंस क्या है या क्रस्टैसियंस क्या है, और हेरिंग्स क्या है। ये अगर आपको नहीं पता, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है उस प्रेशर में करने के लिए। तो पहले इन तीनों टर्म्स को समझ लो ये है क्या, फिर आपको अपने आप ही फूड चेन समझ में आ जाएगी। डाई एटम्स क्या होते हैं?
डाई एटम्स कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक एल्गा एल्गे है, एल्गा बोल रहा हूँ, एल्गे है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, जब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है तो ये फूड, जैसे हम कहते हैं कि फूड चेन में कहाँ पे रहेंगे, सबसे नीचे रहेंगे। तो चलो हमें इतना तो पता चल गया कि जो डाई एटम्स है वो सबसे नीचे रहेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये जो है, ये कट गया और ये कट गया, क्योंकि जो भी चीज प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना रही है, वो हमेशा क्या होती है, फूड चेन में सबसे नीचे होती है। क्रस्टेशियंस पे आते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअल में आपने देखा ना, श्रिम्प या फिर क्रैब्स, जो छोटे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उन्हें क्रोस्टैसियंस बोला जाता है, क्रस्टेशियंस बोला जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखो, श्रिम्प या फिर क्रैब एटसेट्रा। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स है तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हेरिंग्स, है ना। हेरिंग्स क्या होती हैं, फिशेस, वो फिशेस जो कार्निवोर है। ठीक है, फिशेस दैट आर कार्निवोर्स। अब जो कार्निवोर्स है वो क्या करेगी, वो क्रुस्टेशियंस को खाएंगी, क्रस्टेशियंस को खाएंगी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये भी ऑप्शन कट जाता है। राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, डायटम्स, क्रुस्टेशियंस एंड हेरिंग्स। अब देखो, ये थी आज की क्लास, एंड आपको पता है कि ये क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है ना। सैटरडे संडे गैप देता हूँ, मैं इसीलिए देता हूँ, उस टाइम मैं आपके लिए करंट अफेयर्स पे वर्क करता हूँ। साथ ही साथ अगर किसी दिन किसी की कोई क्लास छूट जाए तो वो सैटरडे संडे को उसे कवर कर सकता है। प्लस ये भी मुझे आपको बताना है कि आने वाले कुछ दिनों में 5 to 6 डेज में आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर दिन की करंट अफेयर्स को उसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स चाहे कहीं पर भी आए हो, हिंदू हो गया आपका, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, कोई भी आर्टिकल है, हर चीज उसमें मैं इंक्लूड करूंगा, इसीलिए टाइम लग रहा है चीजों को करने के लिए। ठीक है, और अब ये आपको वीडियो मंडे को मिल जाएगी, फिर आपको ट्यूसडे को सेकंड वीडियो मिलेगी, ऐसे फ्राइडे तक आपको वीडियोस मिलेगी। पीडीएफ 2014 के जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, भाई पढ़ ले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।